गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज सुबह आप लोग के लिए लेकर आए 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स का। इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा, बस एक से दो बार अच्छी तरह से इसको बस देख लीजिएगा। अंतिम वीडियो फिजिक्स का हम ला रहे हैं, वीवीआई क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। इसका कल 5 नंबरिया क्वेश्चन हम 5 को लेकर आ रहे हैं, 5 नंबर वाला। आज 2 नंबर वाला लेकर आए हैं, एगो 5 नंबर वाला और एक ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। बस इतना ही आपको पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। आपका 4 यूनिट है फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेट, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। तो आज काफी सिलेक्टेबल 30 से 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं। काफी अच्छी तरह से सबको डील करना है, बस ध्यान से देखते रहिएगा। और आपका बिहार बोर्ड में कोई दम नहीं है सर, डबल क्वेश्चन है, आधा बनाना है, इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बस आराम से एनसीईआरटी बेस स्टडी करना है। आपको एनसीईआरटी ही बिहार टॉपर बना सकता है, यूपीएससी टॉपर, नीट और जेईई टॉपर। बस क्लास के नोट्स और क्वेश्चन बैंक को बस लास्ट में अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। बस आपसे यही कहना चाहते हैं, आज आपके सामने ये जो क्वेश्चन लेकर आए हैं बस इसको अच्छी तरह से देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखा, ट्रांसफॉर्मर में त्राम 6 को समझाएं। ट्रांसफॉर्मर पहले समझिएगा, ट्रांसफॉर्मर है क्या। ट्रांसफॉर्मर एक युक्ति है जो डीसी धारा को एसी में बदलता है। डीसी को एसी में बदलता है। ट्रांसफॉर्मर देखते होंगे, हर कोने चौराहे पे वो ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ होगा जो डीसी को, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। त्राम 6 क्या है? त्राम 6, त्राम ने हो गया तांबा। तांबा क्या हो गया? कॉपर। कॉपर का 6 क्या है? तो देखिए क्या लिखना है, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय कुंडली होता है। प्राथमिक और द्वितीय कुंडली, तो प्राथमिक और द्वितीय कुंडली जो आपका कॉपर का बना होता है, और जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा का जो क्षति होता है, जो हानि होता है, उसे ही त्राम क्षय कहते हैं। अब इसी में पूछता होगा लोह क्षय क्या है? लोह क्षय क्या है? लोहा के द्वारा जो धारा का क्षय हुआ, तो लोह क्षय में क्या बोलिएगा, ध्यान सुनिएगा। लोह क्षय बोलेगा ट्रांसफार्मर का क्रोड परत जो लोहे का बना होता है, जिसमें विद्युत धारा के कारण उष्मा उत्पन्न होती है, जिसे लोह क्षय कहते हैं। त्राम क्षय और लोह क्षय, उष्मा का जो क्षति होता है, अगर तांबे की कुंडली में हो तो त्राम क्षय, लोहे के परत में हो तो लोह क्षय। एक क्वेश्चन और मेरी तरफ से, एक वो आपसे हमेशा पूछता होगा अपचाई और उच्चाई ट्रांसफार्मर। अपचाई और उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या है? ऊंचाई ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है? जल्दी कौन? ऊंचाई ट्रांसफार्मर आपको बताएं। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय कुंडली होती है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित करता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित करता है, तो यह ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। और ऊंचाई ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से ज्यादा होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित करता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का कंडीशन क्या है कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से ज्यादा होता है। एनी प्रॉब्लम? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सौर सेल क्या है? समझाएं। सौर सेल, सोलर सेल का नाम सुने होंगे आप लोग। सौर सेल आप लोग एन प्रकार, पी प्रकार और पीएन संधि पढ़े होंगे। तो सौर सेल के बारे में आप ऐसे बोल सकते हैं, सौर सेल एक युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सौर सेल कहलाता है।
या इसी में एक दो क्वेश्चन आपका और रह सकता है। क्या, देखिए ध्यान से, पी प्रकार का अर्धचालक क्या है और एन प्रकार का अर्धचालक क्या है। जल्दी फास्ट कमेंट में पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक क्या है, जो बार बार आपका बिहार बोर्ड रिपीट करता है सर। पी प्रकार आपको पता है अर्धचालक, जिसका चालकता ओ चालक और चालक के मध्य होता है, जिसका चालकता ओ चालक और चालक के मध्य हो वह अर्धचालक कहलाता है। और अर्धचालक के चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती है ताकि अर्धचालक का चालकता को बढ़ाया जा सके। और इसी अशुद्धियां, जो अर्धचालक के चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें जो अशुद्धि मिलाई जाती है, यह प्रक्रिया मादन या डोपिंग कहलाता है। यह भी आपका बार बार पूछता है कि मादन या डोपिंग क्या है। तो अर्धचालक के चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें जो अशुद्धियां मिलाई जाती है उसे मादन या डोपिंग कहते हैं। और अर्धचालक दो प्रकार, पी प्रकार और एन प्रकार। तो पी प्रकार में क्या परिभाषा बोलिएगा, जब अर्धचालक के चालकता को बढ़ाने के लिए वर्ग 13 के तत्व के साथ मिलाया जाता है तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। और जब अर्धचालक के चालकता को बढ़ाने के लिए वर्ग 15 के तत्व के साथ मिलाया जाता है तो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। पी प्रकार, एन प्रकार समझ गए, मादन क्या है, अर्धचालक क्या है समझ गए। और ये ऑब्जेक्टिव पूछता होगा, वर्ग 15 के तत्व को दाता समूह कहा जाता है। दाता पेंटावैलेंट होता है, वर्ग 15 का तत्व पेंटावैलेंट, नाना पापा आंटी सब बीमार, जिसको दाता समूह कहा जाता है। जबकि वर्ग 13 को ग्रहणकर्ता समूह कहा जाता है। काफी अच्छी तरह से डील करना है, सब ध्यान से सुनते रहिएगा। तो पी प्रकार का और एन प्रकार का चालक समझ गए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बीटा किरणें के दो गुण को लिखें। जल्दी फास्ट कमेंट में करा, बीटा किरण का दो गुण, अल्फा बीटा गामा, नाम सुनेंगे अल्फा बीटा गामा। तो बीटा किरण का पहला गुण आप क्या लिखेगा, यह एक ऋणावेशित कण है, ऋण आवेशित कण है। और इसका भेदन क्षमता, दूसरा पॉइंट में क्या लिखेगा, इसका जो भेदन क्षमता है, इसका भेदन क्षमता अल्फा कण से ज्यादा होता है, अल्फा कण से ज्यादा होता है। तो दो गुण आप देख सकते हैं बीटा किरण के दो गुण, यह एक ऋणावेशित कण है और इसका भेदन क्षमता अल्फा कण से ज्यादा होता है। अगर आपसे पूछे अल्फा कण का दो गुण लिखें, अल्फा कण जिसको हम लोग बोलते हैं हीलियम आयन, तो अल्फा कण के दो गुण लिख सकते हैं कि अल्फा कण एक धनावेशित कण है, अल्फा कण एक धनावेशित कण है और इसका भेदन क्षमता बीटा कण से कम होता है। और दोनों में अंतर ही कुछ होता है, अल्फा कण और बीटा कण में अंतर लिख सकते हैं। और सबसे अधिक भेदन क्षमता होता है गामा कण का, अल्फा बीटा गामा किरण का। अगला क्वेश्चन नंबर 4, एन प्रकार के अर्धचालक को समझा। अभी आपको बताया था एन प्रकार का चालक, जल्दी फास्ट कमेंट में जल्दी, एन प्रकार का अर्धचालक। तो आपको अभी हम बता दें कि अर्धचालक के चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती है, या प्रक्रिया मादन या डोपिंग कहलाता है। और अशुद्धि मिलाने के बाद दो प्रकार का अर्धचालक बनता है, पी प्रकार और एन प्रकार का अर्धचालक। तो एन प्रकार का चालक कब बनता है, जब अर्धचालक के चालकता को बढ़ाने के लिए वर्ग 15 दाता समूह वर्ग 15 के तत्व के साथ मिलाया जाता है तो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। मेरे तरफ से क्वेश्चन आपके लिए यहां और रहेगा, मेरे तरफ से, द्विधारी संख्या क्या है, द्विधारी संख्या क्या है, जल्दी फास्ट कमेंट में, द्विधारी संख्या क्या है। जल्दी, इसका ऑब्जेक्टिव भी आपसे बार बार पूछता है,
द्विधारी संख्या क्या है? जल्दी। इसका हम 5 नंबर का क्वेश्चन भी लेकर आ रहे हैं, 5 नंबर, इससे बाहर गड़बड़ में कुछ नहीं रहेगा। द्विधारी संख्या क्या है? इसका सिंपल और सटीक आंसर देखिए क्या आपको बोलना है। बोलेगा 0 तथा 1 से बनी संख्या को द्विधारी संख्या कहते हैं। 0 तथा 1 से बनी संख्या को द्विधारी संख्या कहते हैं। द्विधारी और दशधारी बदलने का ट्रिक भी आपको बता चुके हैं ऑब्जेक्टिव में। आगे इसका वीडियो और मिलेगा ऑब्जेक्टिव का, उसमें बताएंगे द्विधारी को कैसे बदलेंगे दशधारी में, दशधारी को द्विधारी में। तो 0 तथा 1 से बनी संख्या को द्विधारी संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी सतह पर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, जल्दी फास्ट। विद्युत फ्लक्स क्या है? जल्दी कमेंट में विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका मात्रक भी बता दीजिएगा जल्दी। विद्युत फ्लक्स, इसमें हम 3 को 2 नंबरिया क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का। विद्युत फ्लक्स का पहले परिभाषा बोलिए। तो आप पढ़े होंगे किसी क्षेत्र से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाएं, किसी क्षेत्र से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या है? किसी क्षेत्र से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसका मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए विद्युत क्षेत्र का न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर। विद्युत फ्लक्स क्या था? विद्युत क्षेत्र गुना क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र गुना क्षेत्रफल। अगर इसी में आपसे पूछ दे, एक मिनट, विद्युत गॉस का प्रमेय क्या है? गॉस का प्रमेय पूछते हैं। और अगला पूछते आपसे विद्युत द्विध्रुव क्या है? विद्युत द्विध्रुव क्या है? विद्युत द्विध्रुव मात्रक और दिशा, मात्रक और दिशा। जल्दी फास्ट कमेंट में। पहला गॉस का प्रमेय क्या है? तो विद्युत फ्लक्स का परिभाषा देख लिए। करा गॉस प्रमेय क्या है? तो आप पढ़े थे किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स, कुल आंतरिक आवेश का, कुल विद्युत फ्लक्स कुल आंतरिक आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गॉस का प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान कुल आंतरिक आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यह था आपका गॉस का प्रमेय। विद्युत द्विध्रुव क्या है? इसका मात्रक और दिशा। विद्युत द्विध्रुव, जल्दी फास्ट कमेंट में, विद्युत द्विध्रुव। तो आप विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़े थे, 2 समान और विपरीत आवेश के परिमाण और उसके बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब विद्युत द्विध्रुव का मात्रा था कूलम मीटर, कूलम मीटर, आवेश गुना दूरी कूलम मीटर। इसका दिशा होता है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। विद्युत द्विध्रुव की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की होता है, जो विद्युत क्षेत्र के उल्टा होता है। एनी प्रॉब्लम? विद्युत फ्लक्स क्या है, गॉस का प्रमेय क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, चुंबकीय विभव का परिभाषा दे। जल्दी फास्ट कमेंट में, चुंबकीय विभव, जल्दी। एक विद्युत विभव होता है, एक चुंबकीय विभव होता है, जल्दी फास्ट। तो विद्युत विभव का हम लोग परिभाषा क्या पढ़े थे? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यहाँ चुंबकीय विभव है, कुछ नहीं करना है सर। एकांक धनावेश को अनंत से चुंबकीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य चुंबकीय विभव कहलाता है। विद्युत विभव में विद्युत क्षेत्र में लाएंगे, चुंबकीय विभव में चुंबकीय क्षेत्र में लाएंगे। आज का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है सर, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा, पर ध्यान से देखते रहिएगा। जितना हो उसके बाद दोस्त के पास शेयर कीजिएगा, एग्जाम में आने के बाद हमसे आप मिलिएगा। बस 20 तक हमको पहुंचना है, 20 क्वेश्चन तक। इसी के अंदर 1-2 क्वेश्चन आप में देते हैं। लेंज का नियम क्या है? लेंज का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का
परिपथीय, एम्पियर का परिपथीय नियम। जल्दी फास्ट, लेंज का नियम और एम्पियर का परिपथीय नियम। तो लेंज का नियम आप पढ़ेंगे, किसी कुंडली में प्रेरित धारा अपने उत्पत्ति का विरोध करता है, यह लेंज का नियम कहलाता है। किसी कुंडली में प्रेरित धारा अपने उत्पत्ति का विरोध करता है, वह लेंज का नियम कहलाता है। अगला है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या था? किसी बंद पृष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल धारा का म्यू नोट गुना था। फिर से एक बार, एम्पियर का परिपथीय नियम, किसी बंद पृष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल धारा का म्यू नोट गुना होता है। यह एम्पियर का परिपथीय नियम था। लेंज का नियम, किसी कुंडली में प्रेरित धारा अपने उत्पत्ति का विरोध करता है, यह लेंज का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त को लिखें। जल्दी फास्ट, एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक का रहता है, दो आपको एनसीईआरटी का अलग शब्द देते हैं। एनसीईआरटी का प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त, जल्दी फास्ट। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त देखिए क्या है। पहला शर्त है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता हो, विरल माध्यम की ओर गमन करता हो। सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन करता हो। और दूसरा शर्त क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण का मान से ज्यादा हो। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या हो? ज्यादा हो। ये है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दो शर्त। ये तो आपका क्वेश्चन बैंक का हो गया। दो क्वेश्चन अब एनसीईआरटी का देखिए क्या है। इसमें कहेगा द्वितीय इंद्रधनुष क्या है? द्वितीय इंद्रधनुष क्या है? एक क्वेश्चन और इसमें रहेगा आपका क्या? प्रिज्म क्या है? इसमें एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, द्वितीय इंद्रधनुष और प्रिज्म क्या है? जल्दी फास्ट कमेंट में द्वितीय इंद्रधनुष। तो द्वितीय इंद्रधनुष का परिभाषा लिख सकते हैं सर, जल्दी फास्ट कमेंट में। द्वितीय इंद्रधनुष का परिभाषा क्या लिख सकते हैं? जब प्रकाश किरण के वर्षा के बूंद से दो बार अपवर्तन और दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो द्वितीय इंद्रधनुष का निर्माण होता है। जब प्रकाश की किरण किसी वर्षा बूंद से दो बार अपवर्तन और दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो तो द्वितीय इंद्रधनुष का निर्माण होता है। एक है प्रिज्म। क्या है प्रिज्म? तो प्रिज्म के बारे में आप बोलते, प्रिज्म दो सतहों से घिरा एक अपवर्तन माध्यम है जो प्रकाश का अपवर्तन करता है। प्रिज्म दो सतहों से घिरा एक अपवर्तन सतह वाला माध्यम है जो प्रकाश का अपवर्तन करता है। द्वितीय इंद्रधनुष और प्रिज्म। अगला क्वेश्चन, पाश्चन श्रेणी से आप क्या समझते हैं? जल्दी फास्ट कमेंट में, पाश्चन श्रेणी से आप क्या समझते हैं? जल्दी। तो आपको पढ़ाया गया था दो तीन श्रेणी, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी और पाश्चन श्रेणी। तो पाश्चन श्रेणी का कहना क्या था? यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से ऊर्जा का त्याग कर अपने निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो उसका अंतिम कक्षक तीसरा होगा।
पाश्चर अनुसार यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने उच्च ऊर्जा स्तर से ऊर्जा को त्याग कर अपने आंतरिक कक्षक में आता है तो आंतरिक कक्षक कौन होगा? तीसरा कक्षक होगा। ठीक इसी प्रकार इसमें लाइमन था। लाइमन का कहना क्या था? एक बामर था। लाइमन का कहना क्या था? यदि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से ऊर्जा का त्याग कर अपने आंतरिक कक्षक में आता है तो वह पहले कक्षक में आएगा। ठीक उसी प्रकार बामर का कहना क्या था? यदि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से ऊर्जा का त्याग कर अपने आंतरिक कक्षक में आता है तो वह दूसरे कक्षक में आएगा, जो बामर का कहना था। अब बामर का जो स्पेक्ट्रम था वह दृश्य स्पेक्ट्रम था, दृश्य। लाइमन का था पराबैंगनी, पराबैंगनी स्पेक्ट्रम, पराबैंगनी। पाश्चर का था अभ्रक। तो लाइमन, बामर, पाश्चर। अगला क्वेश्चन, किसी स्थान पर आभासी नमन कोण से आप क्या समझते हैं? जल्दी फास्ट, आभासी नमन कोण। देखिए आपको फिर समझना होगा नमन कोण क्या है। देखिए नमन कोण क्या होता है? पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के क्षैतिज अवयव के चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण को नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के क्षैतिज अवयव के बीच बने कोण को नमन कोण कहते हैं। अगर आभासी नमन कोण, तो आभासी नमन कोण का बनेगा चुंबकीय सुई और पृथ्वी के क्षैतिज अवयव के बीच बने कोण को आभासी नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र का दो कंपोनेंट होगा, दो अवयव, एक ऊपर की ओर वाई एक्सिस में BH sin थीटा, एक एक्स एक्सिस, एक्स बोलिए या इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो नमन कोण हो गया चुंबक के परिणामी, पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के क्षैतिज अवयव के चुंबकीय क्षेत्र के बीच बने कोण को नमन कोण कहते हैं। और आभासी नमन कोण चुंबकीय सुई और पृथ्वी के क्षैतिज बने कोण को आभासी नमन कोण कहते हैं। एक होता है दिक्पात कोण, तो दिक्पात कोण का परिभाषा क्या लिखेगा? भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जल्दी फास्ट। देखिए अलग उसमें क्या करा, बूस्टर का नियम क्या है? जल्दी फास्ट कमेंट में, बूस्टर का नियम क्या है? जल्दी। बूस्टर का नियम क्या है? तो ये बूस्टर का नियम क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह ध्रुवित हो जाती है, प्रकाश का ध्रुवन हो जाता है, तो वह विशेष प्रकार का एक कोण बनाता है जिसे ध्रुवन कोण कहते हैं। और यह नियम बूस्टर का नियम कहलाता है। बूस्टर 10 I/μ। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पास करती है तो वह ध्रुवित हो जाती है, अर्थात एक विशेष कोण बनाती है जिसे ध्रुवन कोण कहते हैं। और यह नियम बूस्टर का नियम कहलाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपसे आ सकता है, पोलराइड क्या है? पोलराइड, जल्दी, पोलराइड क्या है? जल्दी फास्ट कमेंट में, पोलराइड क्या है?
पोलरॉइड, तो पोलरॉइड को आप देख सकते हैं, पोलरॉइड एक युक्ति है जो अध्रुवीय प्रकाश को ध्रुवीय कर देता है। पोलरॉइड एक युक्ति है जो अध्रुवीय प्रकाश को ध्रुवीय कर देता है। पोलरॉइड एक युक्ति है जो अध्रुवीय प्रकाश को ध्रुवीय कर देता है। अगला क्वेश्चन, नैंड गेट को समझाएं, जल्दी फास्ट, नैंड गेट जल्दी। ये आपका लॉजिक गेट भी हमेशा रहेगा, एक दो को, चाहे 2 नंबर का हो या ऑब्जेक्टिव में हो, लॉजिक गेट रहेगा क्वेश्चन। तो नैंड गेट, नोट प्लस एंड, नोट प्लस एंड, ये बात आपका नैंड गेट। इसका एंड गेट का फॉर्मूला था ए डॉट बी, यानी ए गुना बी, और आगे नोट लग गया तो ऊपर हो जाएगा बार। बार का मतलब हो गया यह मान को बदल देगा। जैसे देखिए इसका ए और बी है, मान लो कि ए का मान 1 है, बी का मान 1 है, तो ए गुना 1 लॉजिक गेट में यस या नो, 0 या 1 होता है, 1 गुना 1, लेकिन ये बार क्या करेगा, इसको देगा 0, क्या कर देगा 0। अगर 0 इसका मान है 1, तो 0 गुना 1 0, लेकिन ये जो ऊपर जो बार लगा हुआ है इसका मान को बदल देगा, तो 0 गुना 1 0, ये क्या कर देगा इसको 1। ये है नोट गेट का अपना एक यूनिक गुण, जो रिजल्ट को उल्टा कर देता है। तो नैंड गेट किससे बना है, नोट और एंड गेट से, नोट गेट और एंड गेट से बना है। इसी में 2-3 गेट और आपका होता है, देखिए क्या, और गेट, एंड गेट और नोर गेट। देखिए और गेट तो आपका सिंपल होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी, इसका आप सत्यता सारणी भी बना सकते हैं। मान लो ए है, बी है इसका बाई, तो मान लो 1 है ए, बी है 0, तो 1 जोड़े 1 होगा, इसका सत्यता सारणी आप बनाते हैं। एंड गेट, इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी, एंड गेट ए डॉट बी, इसका भी सत्यता सारणी बना सकते हैं। एक है नोर गेट, जो बना नोट प्लस और, नोट प्लस और, तो और गेट का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी, आगे लग गया नोट तो मान को उल्टा कर देगा। जो आपका आंसर, मान लो कि और गेट है, तो 1 जोड़ 0 1, लेकिन ये क्या कर देगा, इसको 0 कर देगा। जहां नोट लगेगा वहां आपके रिजल्ट को वह उल्टा कर देगा। और गेट ए प्लस बी, एंड गेट ए गुना बी, नोर गेट नोट प्लस और, तो और गेट के ऊपर रेखा दे दो, रेकरिंग बोलते हैं, जो मान को बदल देता है। आवृत्ति मॉडुलन को समझाएं, जल्दी फास्ट कमेंट में, आवृत्ति मॉडुलन, आवृत्ति मॉडुलन को समझाएं। देखिए पहले समझिएगा मॉडुलन क्या है, पहले ये समझिएगा मॉडुलन क्या है। जैसे मान लीजिए हम ही लोग फोन पे कहीं बात करते हैं, दिल्ली मुंबई विदेश कहीं बात करना हो, तो हम लोग क्या जोर से चिल्लाते हैं, हमारा आवाज वहां तक पहुंच जाए। हम लोग धीरे से हेलो करते हैं और हमारा आवाज मुंबई दिल्ली तक पहुंच जाता है। क्या यदि फोन नहीं हो, ऐसे चिल्लाइए, कितनों भी स्पीड से आप चिल्ला रहे हैं, क्या हम लोग आवाज पहुंच पाएगा, नहीं सर। लेकिन आज के आधुनिक जमाना में ये संभव हो चुका है कि हम हेलो धीरे लो स्पीच में ही बोलते हैं, हमारा आवाज दिल्ली मुंबई पहुंच जाता है। यही मॉडुलन के कारण आप देखते हैं कि आपके मोबाइल सैटेलाइट या आपके घर के आसपास टावर से कनेक्टेड रहता है। जब धीरे हेलो बोलते हैं तो टावर क्या करता है कि जो हमारे ध्वनि में कम आवृत्ति है, उस आवृत्ति को उच्च आवृत्ति में कन्वर्ट कर देता है। कहने का मतलब हुआ हम लोग का जो ध्वनि है उसका आवृत्ति बहुत कम है, वो आपके नजदीकी जो टावर है या रेडियो स्टेशन है या जो सैटेलाइट है, इसको उच्च आवृत्ति वाले तरंग के माध्यम से दूसरे राज्य तक पहुंचाता है आवेश को। तो मॉडुलन क्या है, जो निम्न आवृत्ति को उच्च आवृत्ति वाले तरंग पर अध्यारोपित कर दूसरे स्थान तक संदेश को पहुंचाता है। मॉडुलन का काम ही है आपके संदेश को पहुंचाना, चाहे रेडियो तरंग के माध्यम से हो या मोबाइल फोन में हम लोग बोलते हैं।
तो मॉडुलन क्या है? जो उच्च आवृत्ति, जो निम्न आवृत्ति के संकेत को उच्च आवृत्ति के तरंग के माध्यम से कहीं दूर तक पहुंचाने का कार्य करता है, वह मॉडुलन कहलाता है। और आवृत्ति 3 तरह का होता है, आवृत्ति मॉडुलन, आयाम मॉडुलन और कला मॉडुलन होता है। 3 तरह का। आवृत्ति मॉडुलन में आवृत्ति के अनुसार आपके संकेत को कम या ज्यादा किया जाता है। वैसा मॉडुलन जो आवृत्ति के अनुसार काम करता है वह आवृत्ति मॉडुलन कहलाता है। मॉडुलन क्या है? जो हमारे निम्न आवृत्ति वाले संकेत को उच्च आवृत्ति वाले तरंग के माध्यम से कहीं दूर तक पहुंचाने का कार्य करता है। एनी प्रॉब्लम? इसका फिर आयाम क्या है? तो आयाम का परिभाषा आप लिख सकते हैं। आयाम तरंग का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। तरंग का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। या फिर एक और परिभाषा आपका होता है, तरंगाग्र क्या है? वेव फ्रंट। तरंगाग्र क्या है? तो तरंगाग्र होता है किसी पृष्ठ पर खींचा गया वह रेखा जहां पे सभी कण समान कला में कंपन करते हैं। किसी पृष्ठ पर खींचा गया वह रेखा जहां पर सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, तरंगाग्र या वेव फ्रंट कहलाता है। आगे बायो सावर्ट का नियम लिखें जल्दी, फास्ट कमेंट में। बायो सावर्ट का नियम जल्दी। बायो सावर्ट का नियम बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। बायो सावर्ट का नियम जल्दी कमेंट में। इसका फॉर्मूला को भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो बायो सावर्ट का नियम क्या था? पहले इंग्लिश मीडियम से शुरू से हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं, इसलिए हिंदी में पढ़ाने में कभी दिक्कत होता है। तो बायो सावर्ट का नियम क्या था? एक करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। कहा यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय छिद्र उत्पन्न होता है, जिसे बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है उसके चारों ओर चुंबकीय छिद्र उत्पन्न होता है, इसे बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। और बायो सावर्ट के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र तार के अल्पांश दूरी के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप बोल सकते हैं बायो सावर्ट के नियम में। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मेरे तरफ से आपके लिए रहेगा। तो बायो सावर्ट तो हो गया, इसके बाद इसी में आपका आएगा, एम्पियर भी हो चुका है, कहेगा मान लीजिए किरचॉफ्स का नियम क्या है? किरचॉफ का नियम जल्दी फास्ट कमेंट में। किरचॉफ का 2 नियम है, प्रथम और द्वितीय नियम। जल्दी फास्ट। ये सब सर फिजिक्स का बेसिक नियम है, इसके बिना फिजिक्स अधूरा है सर। बायो सावर्ट हो गया, किरचॉफ्स हो गया, लेंज हो गया, एम्पियर हो गया, ये सब फिजिक्स का फंडामेंटल लॉ है। तो किरचॉफ्स का नियम क्या है? तो किरचॉफ्स का 2 नियम था, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम और द्वितीय नियम, तो ध्यान सुनिएगा। किरचॉफ्स का प्रथम नियम कहता है संधि की ओर, किसी संधि की ओर आने वाली धारा और संधि से दूर जाने वाली धारा का योग बराबर होता है। जितना करंट संधि की ओर आएगा उतना करंट संधि से दूर जाएगा, यानी इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, जो आधारित है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे, जिसे आवेश का नियम भी कहा जाता है। या किसी संधि पर, इसका एक और बोल सकते हैं, किसी संधि पर कुल धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। किसी संधि पर कुल धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है, प्रथम नियम बोल सकते हैं। द्वितीय नियम है किसी बंद लूप के चारों ओर विभव का बीजगणितीय योग 0 होता है। धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है, विभव का
बीज गणितीय योग्य शून्य होता है बंद लूप के चारों ओर। ये आधारित है आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। एग्जाम में पूछ दे किरचॉफ के प्रथम नियम और द्वितीय नियम को लिखे तो काफी अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं कि प्रथम नियम और द्वितीय नियम क्या है और किस पर आधारित है। इसका नोमरिकल का काफी शानदार ट्रिक आपको हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम का हम सिंपल ट्रिक है सर, कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो आपको चुटकी में सॉल्व कर दीजिएगा धारा का मान कहां होगा। आई होप आपसे आशा करेंगे, पर इस तरह का ट्रिक देखने के लिए हमारे ऑफलाइन क्लास भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, कि ऑनलाइन में उतना ट्रिक नहीं देते हैं सर। आपको खुलेआम बोल रहे हैं, जो ट्रिक आपको ऑनलाइन मिलेगा दिन रात सब लगे हुए हैं, आपको हम बोलते हैं आने वाला बस कुछ दिनों में ही देखिएगा क्या ट्रिक का जमाना आने वाला है सर। क्योंकि आप जितना भी एग्जाम है सब आपका कंपटीशन हो चुका है, लॉन्ग थ्योरी और उसका ट्रिक भी साथ में हो तो पढ़ने का मजा ही कुछ और रहेगा सर। लेकिन दिन रात मेहनत करते रहेगा, पढ़ाई को भी छोड़िएगा मत सर। पढ़ाई पे कभी किसी का कमांड, मान लो आप ही लोग हो बिहार टॉपर बन गए, क्या पढ़ाई पे कमांड हो जाएगा? नहीं सर, पढ़ाई पे किसी का कमांड नहीं हुआ है। 3 साल थे मेडिकल लाइन में, 3 साल अपने साइंस कॉलेज में थे, 3 साल इस फील्ड में टीचिंग लाइन में, फिर भी पढ़ाई संतुष्टि नहीं मिला सर। जितना पढ़ते उतना और नया नया कॉन्सेप्ट आता है सर। मोर स्टडी मोर टेंशन। एनीवे छोड़िए, आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। विद्युत अनुनाद को समझाएं। जल्दी फास्ट कमेंट में विद्युत अनुनाद को समझाएं, जल्दी कीजिए, 20 तक मात्र क्वेश्चन है। बस अंतिम ही आपका तैयारी चल रहा है, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। बच्चे 5 नंबर लेकर आएंगे, एगो ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। विद्युत अनुनाद तो आप पढ़े थे जब एसी परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात और धारिता का प्रतिघात बराबर हो और धारा का मान अधिकतम, धारा का मान क्या हो? अधिकतम हो, तो यह विद्युत अनुनाद कहलाता है। जब एसी परिपथ में प्रेरणिक घात का प्रतिघात और धारिता का प्रतिघात बराबर हो और धारा का मान अधिकतम हो, तो यह स्थिति विद्युत अनुनाद कहलाता है। तो प्रेरणिक प्रतिघात क्या था? एक्शन बराबर ओमेगा एल और एक्सी क्या था? 1/ओमेगा सी। तो आप विद्युत अनुनाद को इस तरह लिख सकते हैं, जब एसी परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात और धारिता के प्रतिघात का मान बराबर हो तो और धारा का मान उस स्थिति में अधिकतम होता है, यह स्थिति विद्युत अनुनाद कहलाता है। और आपके एसी प्रत्यावर्ती धारा को मापने का एक यंत्र होता है, कहते हैं तप्त तार एमीटर, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। तप्त तार एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपके एसी धारा को मापता है। अगला क्वेश्चन, अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? जल्दी 1-2 का बच्चा लगा। इतना क्वेश्चन देखने के बाद आपका एक क्वेश्चन अब छूटने नहीं जा रहा है, निफिक्र रहिए। अर्धचालक क्या है? जल्दी। तो अर्धचालक जिसका चालकता चालक और अचालक के मध्य हो वह अर्धचालक कहलाता है। और अर्धचालक आपके 2 प्रकार के थे, पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक। एक इसी में आपका हमेशा पूछता है जेनर डायोड क्या है? जल्दी फास्ट कमेंट में जेनर डायोड, जल्दी। जेनर डायोड क्या है? जल्दी जेनर डायोड, जल्दी कमेंट में। देखिए जेनर डायोड का आपको सिंबल ही बना दिए हैं। पहले डायोड क्या था? डायोड आप पढ़े थे, डायोड एक प्रकार का पीएन संधि है। डायोड एक प्रकार का पीएन संधि है। आपका जेनर डायोड एक पीएन संधि है जो पश्च बायस पर कार्य करता है। पश्च बायस आपको पढ़ाया गया था, अग्र बायस और पश्च बायस। अग्र बायस जब बैटरी के धनात्मक सिरा पी अर्धचालक से जुड़ा हो, पश्च बायस जब बैटरी का धनात्मक सिरा एन प्रकार के अर्धचालक से जुड़ा हो, तो क्या था? पश्च बायस। तो पश्च बायस, तो जेनर डायोड एक यंत्र है जो पश्च बायस पर कार्य करता है और साथ में वोल्टेज
विभव नियंत्रक का कार्य करता है। विभव नियंत्रक, इसका सिंबल ये होता है जेनर डायोड का। जेनर डायोड एक पीएन संधि है जो पक्ष बायस पर कार्य करता है तथा विभव नियंत्रक का भी कार्य करता है। संकेत देखिए सामने दिया हुआ है। डायोड पढ़े थे, डायोड क्या है? पीएन संधि होता है जब पी प्रकार और एन प्रकार के चालक को आपस में मिलाया जाता है। बस ध्यान से आप लोग बस सुनते रहिए अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन, द्वितीय इंद्रधनुष को समझाएं। जल्दी फास्ट कमेंट में जल्दी। एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक का है, 2 को हाँ पे तक देते हैं, इससे बाहर आप क्वेश्चन रहेगा। द्वितीय इंद्रधनुष को समझाएं, जल्दी कमेंट में। तो आप पढ़े थे जब प्रकाश किरण का वर्षा के बूंद से 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण परावर्तन के फलस्वरूप द्वितीय इंद्रधनुष का निर्माण होता है। वर्षा के बूंद से 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण परावर्तन से द्वितीय इंद्रधनुष का निर्माण होता है। द्वितीय इंद्रधनुष, जिसे आपको 7 रंगों का कलर दिखाई देता है। मेरी तरफ से यहाँ पे 2 एनसीईआरटी जो हमेशा पूछता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है? कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है? और एक जल्दी, कोणीय वर्ण विक्षेपण तो आपको बताया गया था प्रिज्म, जो दोहरी सतह से घिरा एक पारदर्शी माध्यम होता है जो प्रकाश का अपवर्तन करता है, प्रिज्म था। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण में क्या लिखेगा? जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और इनके बैंगनी रंग और लाल रंग के विचलन कोण के अंतर को बैंगनी रंग और लाल रंग के विचलन कोण के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और उसके बैंगनी रंग और लाल रंग के विचलन कोण के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बैंगनी और लाल का एक होता है कोणीय विक्षेपण सामर्थ्य। कोणीय विक्षेपण सामर्थ्य में कुछ नहीं करना है। कोणीय वर्ण विक्षेपण और पीले रंग के विचलन कोण के अनुपात को कोणीय विक्षेपण सामर्थ्य कहते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव में ये बार बार पूछता है आपका। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या था? बैंगनी रंग और लाल रंग के विचलन कोण का अंतर, विचलन कोण और पीले रंग के विचलन कोण के अंतर के अनुपात को क्या बोलते हैं? कोणीय विक्षेपण सामर्थ्य। ये आप लिख सकते हैं, यह आपका ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है। अगला क्वेश्चन, चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं? जल्दी फास्ट कमेंट में। चालक की धारिता, जल्दी। चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं? तो आपको पता है किसी भी चालक की धारिता उसके आवेश और विभव का अनुपात होता है। किसी भी चालक की धारिता उसके आवेश और विभव का अनुपात होता है। तो चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं? आप बोलिएगा। किसी भी चालक का धारिता उसके आवेश और विभव का अनुपात होता है। पढ़े थे, आवेश विभव के समानुपाती होता है। जब समानुपाती का चिन्ह हटाए थे तो यहाँ तक सी आया था। सही है क्या? Q बटे V। इसी में आपका हमेशा पूछा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं? जल्दी फास्ट कमेंट में। श्रेणी क्रम प्रतिरोध का हो या धारिता का हो, बात बराबर है। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं? जल्दी कमेंट, जल्दी। तो श्रेणी क्रम धारिता
या प्रतिरोध का वैसा संयोजन है जिसमें विभव का मान अलग अलग होता है, विभव का मान अलग अलग होता है, विभव का मान अलग अलग होता है, परंतु धारा या आवेश का मान समान होता है। समांतर क्रम क्या है? जिसमें धारा या आवेश, धारिता हो तो आवेश, जिसमें धारा या आवेश का मान अलग अलग हो, मान अलग अलग हो, अलग अलग हो, परंतु विभव का मान समान हो, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम में आपका प्रतिरोध हो या धारिता हो तो विभव का मान अलग अलग होगा और धारा आवेश का मान क्या होगा? समान होगा। समांतर क्रम में क्या होगा? धारा या आवेश का मान अलग अलग होगा और विभव का मान क्या होता है? एक समान होता है। अगला क्वेश्चन, आवेश के आयतन घनत्व को परिभाषा दे और उसका ऐसा ही मात्रक लिखें। जल्दी फास्ट कमेंट में आवेश का आयतन घनत्व क्या है? तो आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है? आवेश का आयतन घनत्व बराबर होता है आवेश बटे किसी पृष्ठ का आयतन। बोलेगा आवेश का आयतन घनत्व तो आवेश और उस पृष्ठ के आयतन का अनुपात होता है। आवेश का आयतन घनत्व तो किसी पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश और उस पृष्ठ के आयतन का अनुपात होता है। इसका मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक कूलम, आयतन का मीटर क्यूबिक, कूलम प्रति मीटर क्यूबिक। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको और हम देते हैं जो आपका हमेशा बार बार पूछा जाता है, सिंपल है। कूलम्स का नियम क्या है? कूलम का नियम, जल्दी फास्ट, काफी वन का बच्चा क्वेश्चन है। कूलम का नियम जल्दी। तो कूलम का नियम आज आपको दो समान या विपरीत आवेश के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल उसके आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है और उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे कूलम का नियम कहते हैं। जो आपका माध्यम पर निर्भर करता है। अगर बीच में हवा हो तो बल का मान कुछ और होगा, बीच में यदि जल भर दो तो बल का मान कुछ और हो जाएगा, क्योंकि पता है जल का परावैद्युता कितना होता है? 81 होता है। तो कूलम्स का नियम आपका माध्यम पर निर्भर करता है। जो बता रहा था हमको चैप्टर में कि दो आवेश, जो धन आवेश और ऋण आवेश है, समान आवेश में कितना प्रतिकर्षण होगा और विपरीत में कितना आकर्षण होगा, ये कूलम्स है बता रहे थे। अगला क्वेश्चन, समपोषी व्यक्तीकरण की दो आवश्यक शर्तें को लिखे। जल्दी फास्ट, समपोषी व्यक्तीकरण। तो समपोषी व्यक्तीकरण की दो आवश्यक शर्त को लिखे। तो उससे पहले आपको जानना होगा व्यक्तीकरण और विवर्तन क्या है। जल्दी फास्ट कमेंट में व्यक्तीकरण और विवर्तन। देखिए व्यक्तीकरण क्या होता है? व्यक्तीकरण का अर्थ होता है दो किरण का आकर आपस से मिलना। दो किरण का आपस में आकर मिलना व्यक्तीकरण कहलाता है। यह आपका दो तरह का होता है, समपोषी और विनाशी व्यक्तीकरण। विवर्तन क्या है? प्रकाश विवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश की किरण के किसी अवरोध से टकराकर, प्रकाश किरण के किसी अवरोध से टकराकर मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ये हो गया मिलने की घटना, ये हो गया मुड़ने की घटना, विवर्तन। यार समपोषी व्यक्तीकरण, तो समपोषी व्यक्तीकरण में क्या होता है? जब दो किरण आपस में आके मिलते हैं तो परिणामी जो किरण का जो आवृत्ति होगा या तीव्रता होगा वह अधिकतम होता है। तो समपोषी किरण की दो आवश्यक शर्त क्या है? कि दो किरण जो होंगे दोनों किरण समान कला में हो,
समान उसका आयाम हो। तो समपोषी व्यक्तिकरण का दो आवश्यक शर्त क्या लिखिएगा, पहला शर्त लिखिएगा कि दोनों किरण समान कला में हो, दूसरा दोनों किरण समान आवृत्ति में हो। समपोषी व्यक्तिकरण में, समपोषी व्यक्तिकरण में दो किरण जब आपस में आकर मिलते हैं तो दोनों का परिणामी आयाम या तीव्रता क्या होता है, अधिकतम होता है। जब परिणामी तीव्रता या आयाम न्यूनतम होगा तो अब विनाशी व्यक्तिकरण कहलाता है। विवर्तन क्या था, प्रकाश के किसी अवरोध से टकराकर मुड़ने की घटना विवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट है, जल्दी फास्ट। जल्दी कर, नेत्र के समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, जल्दी फास्ट कमेंट में। नेत्र के समंजन क्षमता से, देखिए नेत्र का समंजन क्षमता है क्या। देखिए हम लोग का जो नेत्र है अपने आवश्यकता अनुसार अपने फोकस को हम घटा या बढ़ा सकते हैं। मानव नेत्र अपने आवश्यकता के अनुसार अपने फोकस को घटा या बढ़ा सकता है। इसी क्षमता को नेत्र का समंजन क्षमता कहते हैं। इसमें आपका रहता होगा दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष मानव नेत्र का वैसा दोष है इसमें दूर के वस्तु को हम साफ देखते हैं परंतु निकट रखे वस्तु को साफ नहीं देख पाते हैं, यह दूरदृष्टि दोष है। इसके निवारण हेतु हम लोग उपयोग करते हैं उत्तल लेंस को। निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट रखे वस्तु को साफ साफ देख लेते हैं परंतु दूर रखे वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके लिए उपयोग लाते हम लोग अवतल लेंस को लगाते हैं। अवतल लेंस नाम पर बताइएगा कि दूर दृष्टि दोष रखने के पीछे लॉजिक दूसरा था जो क्लास में आपको बताया गया था। दूर दृष्टि दोष जब इमेज रेटिना के पीछे बन रहा था, दूर के वस्तु को देखते हैं लेकिन निकट रखे वस्तु को नहीं देख पाते हैं, उपयोग क्या था, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट में क्या होगा, निकट का समीप रखे वस्तु को देख पाएगा लेकिन दूर रखे वस्तु को नहीं देख पाएगा, तो उसके प्रतिबिंब का जो इमेज बनता है वस्तु का वह रेटिना के पहले बन जाता है, रेटिना के पहले लेंस के पास। क्या हो गया, निकट दृष्टि दोष। इसमें उपयोग करते हैं अवतल लेंस को। ये था आपका 20 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को हम बोले थे। बस इसी क्वेश्चन को 20 को आपको बार बार शुरू से अंत तक बार रिपीट करना है। इसका प्रश्नमढ़िया क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं 5 को, मात्र 5 को प्रश्नमढ़िया क्वेश्चन भेजेंगे या फिर आप खुद से नोट कर लीजिए। देख बोलते हैं खुद से नोट कर लीजिए, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी के भरोसे मत बैठिए। बस एगो अक्षीय निरक्षीय स्थिति, अक्षीय और निरक्षीय विद्युत द्विध्रुव या चुंबकीय द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये हो गया। गॉस का प्रमेय को देख लीजिएगा। एक लेंस मेकर सूत्र को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये आपका हमेशा आने वाला क्वेश्चन है जो अगले वीडियो में हम लेकर आ सकते हैं। तो आइए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।